Okay, so last time basically we have started discussing about how to calculate the magnetic field. ठीक है, अभी तक शुरू में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें यह था कि जी मैग्नेटिक फोर्स जिसको हमने लॉरेंट्स फोर्स कहा था उसकी एक्सप्रेशन देखी थी, फिर उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखी थी। उसमें हमने देखा था कि जी जो हॉल इफेक्ट सेंसर है वो बेसिकली वही लॉरेंट्स फोर्स को यूज़ करके बेसिकली हम उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसको मेजर कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली हम किसी भी चीज़ की जो स्पिनिंग स्पीड है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि जी जो लॉरेंट्स फोर्स है अगेन उसको यूज़ करके वी कैन बेसिकली प्रोड्यूस टॉर्क and therefore we can make objects to rotate in a magnetic field, और उस that is basically the fundamental principle of electric motors। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि जी डीसी मोटर्स के केस में वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, और फिर एक वेरी ब्रीफली हमने देखा था सिंक्रोनस मोटर्स जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। तो नाउ आवर टॉपिक इज बेसिकली टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि हम बियो-सावर्ट लॉ यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करें, और वो हमने देखा था कि वो बिल्कुल कूलोम्स लॉ का यू कैन से कि जी उसका काउंटर पार्ट है फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स के। उसमें इसी तरह हम लोग डायरेक्ट जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चाहे वो लीनियर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है या वो सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी एक्सप्रेशन को उसको यूज़ करके हम उससे डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर। और उसकी एक एग्जांपल भी हमने देखी थी कि जी हमारे पास एक लीनियर करंट डेंसिटी है, तो उसकी वजह से जो हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह की उसकी एक दो एग्जांपल्स और भी हैं जो कि आप अपने तौर पर देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ बेसिकली अगेन जो लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि जी दिस इज एनालॉगस टू गाउसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गाउसेस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो एम्पियर्स लॉ को इसी तरीके से हम यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपके पास प्रॉब्लम के अंदर कुछ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक एम्पीरियन सरफेस डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस सरफेस का एक कॉन्टूर होगा और उस कॉन्टूर के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो उसकी सर्कुलेशन फाइंड करेंगे, और वो तभी सिंप्लीफाई होगा हमारा प्रॉब्लम जबकि हम अस्यूम कर सकें कि जी उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है या वो जीरो है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ इज अनदर वे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। ठीक है, sometimes it is easier to use than the Biot-Savart law, but it requires symmetry. ठीक है, so you cannot apply it all situations, लेकिन कुछ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशंस हैं जिसमें कि आप मैथ्स को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप उसमें एम्पियर्स लॉ यूज कर लें। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि जी बहुत सारी जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जो आपकी रियल एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज मोर ऑफ अ कह लेंगे कॉन्सेप्ट, जैसे मतलब इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हम इससे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ सिंपल सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके स्टूडेंट को एक तरह का वो आइडिया दे सकते हैं कि जी हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। बट जो आपके सिमुलेशन टूल्स होते हैं जिसमें कि वो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर उनको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन चाहिए होती हैं, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यू डोंट हैव दैट सिमेट्री इन ऑल सिचुएशंस। सो यू कैन सी कि जी बेसिकली जिस तरह गाउसेस लॉ के केस में हम वहाँ पे एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, तो इस तरह यहाँ पे हम एक एम्पीरियन सरफेस लेते हैं। फर्क ये है कि जो गाउसियन सरफेस होती थी वो क्लोज्ड सरफेस होती थी, राइट, तो वो एक वॉल्यूम होता था जिसको इनक्लोज कर रही होती थी, और यहाँ पे ये जो मेरी एम्पीरियन सरफेस है ये एक ओपन सरफेस है, तो इसके इर्द गिर्द एक कॉन्टूर होता है जिसके ऊपर के हमने मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलेशन फाइंड करनी। तो एम्पियर्स लॉ जो है वो बेसिकली ये जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, दिस इज द एम्पियर्स लॉ, लेकिन ये
इसकी जो है डिफरेंशियल फॉर्म है, तो जनरली जो एम्पियर्स लॉ होता है जिसको हम यूज करते हैं दैट इज इन द इंटेग्रल फॉर्म। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर आप डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर लें ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल अगर आप ले लें तो उससे क्या होगा कि जी आपका ऑन द राइट हैंड साइड दिस बिकम्स द करंट, ठीक है, जो कि उस सरफेस को ट्रेवर्स कर रही है। ठीक है, आपने जो भी यहाँ पे एम्पीरियन सरफेस कंसिडर किया, उस सरफेस के अंदर से जितनी करंट फ्लो कर रही है उसके थ्रू जितनी करंट पास कर रही है दैट इज दिस टोटल करंट आई। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि जी यहाँ पे हमने करंट डेंसिटी को इंटीग्रेट किया ओवर अ सरफेस। तो इसका मतलब क्या होता है करंट के केस में, इसका मतलब यह है कि उस सरफेस के थ्रू जितनी करंट पास कर रही है, राइट। तो दिस करंट, जब भी हम एम्पियर सरफेस कंसीडर करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उस सरफेस के थ्रू कितनी करंट पास कर रही है, या समटाइम यू यूज द वर्ड कि उसको कितनी करंट लिंक कर रही है, जैसे फ्लक्स की लिंकेज की हम बात करते हैं, तो इस तरह यू कैन यूज द वर्ड लिंक फॉर द करंट एज वेल। On this side you can basically use the Stokes theorem। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम में हम क्या करते हैं कि जी जो आपकी कर्ल जो कि एक ओपन सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ कॉन्टूर, क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रल। रिमेंबर ये हमने चैप्टर 3 में देखा था, जो वेक्टर अलजेब्रा वाला जो चैप्टर था, वेक्टर कैलकुलस एंड अलजेब्रा। तो उसमें ये था कि हमने स्टोक्स थ्योरम में देखा था कि जी व्हेन यू हैव डेल क्रॉस समथिंग, और उसको अगर आप एक ओपन सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज, you can write it as H dot dl when integrated over the contour of that surface। ठीक है, तो this is basically the Ampere's law। ठीक है, ये Ampere's law क्या कह रहा है कि जी the circulation of magnetic field is equal to the current enclosed by that surface। Circulation of a magnetic field around a closed path is equal to the current that is passing through the surface that forms that closed path। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो अब इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, करंट आपको जनरली पता होता है, राइट। किसी भी प्रॉब्लम में आप करंट इसीलिए मेजर कर सकते हैं, आपको पता होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जी हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एच फाइंड करें। ठीक है, और एच को फाइंड करने के लिए एच इज इनसाइड दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर तो ये इंटीग्रेशन के अंदर है, और ये अगर जो एच है ये डिपेंड कर रहा है इस इंटीग्रल के ऊपर, क्योंकि ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका वन डायमेंशनल लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, डीएल। तो अगर तो एच जो है ये डीएल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स वाई जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसकी वैल्यू एक्स वाई जी के साथ चेंज हो रही है उस कॉन्टूर के ऊपर, तो फिर तो आप इसको इंटीग्रल से बाहर नहीं लेके जा सकते। यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट आप इसको कर रहे हो उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट अलोंग। और उस केस में ये आपकी एक इंटीग्रल इक्वेशन बन गई, और इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो यहाँ पे जो सिंप्लिसिटी है वो कैसे आती है प्रॉब्लम के अंदर, जब हम एक ऐसा कॉन्टूर अस्यूम कर सके, क्योंकि ये जो एम्पियर्स लॉ है ये आपके ऊपर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि जी आपका कॉन्टूर की शेप कैसी होनी चाहिए, कॉन्टूर मतलब आप कहाँ पे आप उसको अस्यूम कर रहे हो, मतलब कोई फिक्स्ड कॉन्टूर नहीं है। यू कैन बेसिकली चूज एनी क्लोज्ड कॉन्टूर। तो यहाँ पे आप आजाद हैं कि आप एक कैसा कॉन्टूर चूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर, आप उसके इर्द गिर्द अपनी मर्जी का कॉन्टूर आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जी क्या आप ऐसा कॉन्टूर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर थ्रू आउट द बाउंड्री ऑफ दैट कॉन्टूर द मैग्नेटिक फील्ड एच इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर तो वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम की सिमेट्री आपको ये बता रही है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड एच है इसको आप इस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसको इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास है सिंपली कॉन्टूर इंटीग्रल, सिंपल कॉन्टूर इंटीग्रल है, so that is the length of that contour।
ठीक है, वो जिस कॉन्टूर के ऊपर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप सिंपली आप उस पूरे लेंथ को ऐड कर रहे हैं, तो उस कॉन्टूर की लेंथ को फाइंड करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उससे आप करंट से डिवाइड करके उसकी लेंथ को आप उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ओवर दैट कॉन्टूर। सो इस केस में जो हमारी जो ट्रिक है, या जो कह लेंगे जो हमारी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू find a contour on which the magnetic field H is either 0 or is constant, ठीक है, so that you can basically take it outside. तो how do we apply Ampere's law? उसमें ये है कि जी first of all we have to choose an Amperian contour. The current should go through the surface enclosed by the contour, ठीक है. The magnetic field should be constant or zero everywhere on the contour, ठीक है, otherwise we cannot apply the Ampere's law. Okay, and then we can basically use the Ampere's law equation to solve for the magnetic field. तो इसकी जो application है वो भी हम next slide में देखेंगे, तो it will be much more clear. But before that, if you look at this situation over here, यहाँ पे आप देखें कि जी we have basically a current carrying conductor that is shown by this रेड सर्कल, ठीक है. तो इसमें यह है कि जी उसकी जो करंट कैरिंग कंडक्टर, यू कैन थिंक ऑफ इट इज कि जी इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, सो द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन. तो उसकी वजह से वी नो कि जी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी. तो ये जो करंट है इसकी वजह से इर्द गिर्द उसके मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अब हम कौन सा कॉन्टूर लें. एक आपके पास ये ए के अंदर एक सिचुएशन है जिसमें आपके पास एक सर्कुलर कॉन्टूर है जिसमें कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो सेंटर में लाई कर रहा है. तो दूसरी सिचुएशन आपके पास बी के अंदर है जिसमें कि बेसिकली आपका जो कॉन्टूर है वो थोड़ा सा इरेगुलरली शेप्ड है और आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो उसकी एक एज पे लाई कर रहा है, एक साइड पे लाई कर रहा है. और तीसरे केस में आपके पास जो कॉन्टूर है अगेन इट्स रेगुलरली सर्कुलर शेप्ड बट द करंट कैरिंग कंडक्टर इज not lying inside the contour. तो अगेन जो एम्पियर्स लॉ, चूंकि हमने अगर आप कहा था कि एम्पियर्स लॉ जो है वो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं करता कि कॉन्टूर कहाँ पे लाई करना चाहिए और उसकी शेप क्या होनी चाहिए. तो ऑल ऑफ देम आर वैलिड कॉन्टूर्स, ठीक है. और इन सब कॉन्टूर्स के ऊपर अगर आप ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड, ठीक है. तो ये जो सारी इक्वेशन है जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो होल्ड करेगी. लेकिन द प्रॉब्लम है कि जी इसमें से हमारे पास यूजफुल कौन सा है, ठीक है, विच इज द बेस्ट कॉन्टूर जो कि हमें अपनी लेट्स से कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये एच फील्ड जो है वो उसको फाइंड कर सकें. तो जो हमें एच फील्ड को फाइंड करने में हेल्प करेगी, ठीक है. तो अगेन इफ यू लुक एट दिस थिंग, लेट्स लुक एट द सी पार्ट फर्स्ट. तो सी के केस में जो मेरा कॉन्टूर है उसकी जो कॉन्टूर की जो सरफेस है उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे, ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं जब मैग्नेटिक फील्ड को सम करूंगा ओवर द एंटायर कॉन्टूर तो इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज द करंट इज जीरो. कॉन्टूर के अंदर कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब है एच डॉट डी एल मस्ट बी जीरो. इसका ये मतलब नहीं है कि जी एच जीरो होगी, राइट. यहाँ पे यू कैन सी कि जी बेसिकली जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड तो होगी. सो द मैग्नेटिक फील्ड विल फॉर्म सर्कल्स लाइक दिस. तो यू हैव अ value of magnetic field here, you have a value of magnetic field here. At each point of this contour you have the magnetic field, but you can see कि जी if you sum that magnetic field, एक तो ये कि वो constant नहीं होगी, right. So you can see over here कि जी ये जो point है ये इसका डिस्टेंस जो है ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर से बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है. जबकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसका डिस्टेंस इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कम है तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी के जी जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है उसका उसकी लेंथ हमने ज्यादा शो की हुई है यहाँ पे. तो इसमें ये होगा कि जी एक तो ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो जो वैल्यू है वो नॉन यूनिफॉर्म है, किसी पॉइंट पे कम है किसी पॉइंट पे ज्यादा है. और अभी हमने देखा था कि जी दैट इज नॉट द बेस्ट कॉन्टूर क्योंकि उस केस में फिर अगेन हमारा जो मकसद है वो कि एच को हम इंटीग्रल से बाहर नहीं ला सकते, तो वो खत्म हो जाता है. और दूसरा ये है कि मतलब इसका इस केस में बेसिकली ये इक्वेशन अप्लाई करना
बहुत मुश्किल हो जाता है विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स. बट इफ यू अप्लाई दिस देन दिस मस्ट कम आउट टू बी जीरो, क्योंकि इस केस में जो करंट ट्रैवर्सिंग द लूप इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, दूसरा ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम है. यू कैन सी कि जी इस केस में कुछ पॉइंट्स का डिस्टेंस कॉन्टूर का जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर से कम है और कुछ का बहुत ज्यादा है. तो जितना हमें पता है कि जी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है फ्रॉम द बियोट-सावर्ट लॉ, वी नो कि जी जितनी ज्यादा उसका डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक कंडक्टर से, तो उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गो डाउन, रिड्यूस. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो नॉन यूनिफॉर्म है ओवर द कॉन्टूर. सो दिस इज नॉट अ गुड कॉन्टूर. इससे अगेन इससे हमें कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई फायदा नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी. बट इफ यू लुक एट दिस सिचुएशन, द सिचुएशन इन पार्ट ए, तो इस केस में ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिमेट्रिक है, बिकॉज माई करंट कैरिंग कंडक्टर इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इस ये जो कॉन्टूर है, इसके सारे पॉइंट्स जो है कॉन्टूर के वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द कंडक्टर. ठीक है, एक ही कंडक्टर है, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम सिमेट्री है. ये इन सारे के सारे पॉइंट्स को जो कि इस कॉन्टूर के ऊपर लाई कर रहे हैं, दे आर एट द सेम डिस्टेंस from the current carrying conductor, so the magnetic field must be the same, the magnetic field must be constant. So यहाँ पे ये है कि हम अपनी magnetic field को constant treat करके उसको इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं और यहाँ पे अपना एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. तो यू कैन सी के जी एम्पियर्स लॉ की जो एप्लीकेशन है दैट इज लिमिटेड, एंड you have to use the symmetry of the problem to basically use the Ampere's law. Okay, so here basically we have applied that. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये अगेन हमारे पास वही एग्जांपल है जो कि पहले हमने बियोट-सावर्ट लॉ से जिसको सॉल्व किया था. तो वी हैव एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है, करंट विच इज कैरिंग स्टडी करंट या डीसी करंट आए, एक कांस्टेंट करंट है जो कि फ्लो कर रही है इस वायर से. इसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट है. यहाँ पे चूंकि हमने इसको क्रॉस सेक्शन इसका ले लिया, तो बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ द वायर coming out of the plane of the screen. तो इसके इर्द गिर्द मुझे पता है कि मैं राइट हैंड रूल के थ्रू यू कैन सी के जी बेसिकली देयर मस्ट बी अ सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी जो सर्कुलेशन है दैट इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन दिस डायग्राम ओवर हियर. तो इसमें जो हम एम्पीरियन कॉन्टूर यूज करेंगे दैट इज अ सर्कल. ठीक है, इसका सर्कल का कोई भी आप रेडियस ले सकते हैं r. तो इसमें ये होगा कि जी मुझे पता है कि आप इस सर्कल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर अब एम्पियर्स लॉ जो है उसको यूज कर सकता हूँ. तो द एम्पीरियन सरफेस इज अ सर्कल सराउंडिंग द वायर. ठीक है, द करंट गोज थ्रू इट. करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है. इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू I है. ठीक है, तो ये ऑन द राइट हैंड साइड आ गया मेरे पास. मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एवरीवेयर ऑन द सर्कल. अच्छा, अब इस केस में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो दिस बिकम्स H. और अंदर जो मेरे पास कॉन्टूर की टोटल लेंथ है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया, राइट. अगर इसकी रेडियस r था तो जो इंटीग्रल dl है बेसिकली, ठीक है, वो बन गया 2 पाई r. ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है H डॉट dl, रिमेंबर. तो इसमें जो मेरे H है उसकी जो डायरेक्शन थी वो फाई की डायरेक्शन है. ठीक है, क्योंकि H वेक्टर्स जो है वो हर पॉइंट के ऊपर रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. और इसी तरह जो मेरा dl है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी फाई के अलॉन्ग है. तो बोथ H एंड dl दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो डॉट प्रोडक्ट के केस में मेरे पास cos का उसका एंगल 0 हो गया, तो cos 0 इज इक्वल टू 1. so the cost factor also disappears. तो पीछे मेरे पास जो है सिंपली उसकी लेंथ बच गई, और वो जो है बेसिकली दैट इज 2 पाई r, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. और उससे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई एट एनी पॉइंट ऑन दिस कंटूर, एंड दैट इज I डिवाइड बाय 2 पाई r. ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर दिस वाज द एक्सप्रेशन दैट वी फाउंड ओवर हियर, जिसमें हमने कहा था कि जी वी हैव एन इन्फिनिटली लॉन्ग
करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस केस में जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज बेसिकली दैट रिड्यूसेस टू दैट I over 2 pi r and it is pointing in the phi direction. So you can see that problem is very straightforward, and actually you can basically solve it in 2 lines by using the Ampere's law. Okay, so another example where you can basically use the Ampere's law and you can make use of the problem symmetry is to what is the magnetic field. ठीक है, अगर आपके पास एक thick conductor है, let's say कि इसका एक circumference है which is let me see if this is given. Yes, so the circumference of the conductor sorry, the radius of the conductor is a. ठीक है, आपके पास एक केबल है, you can think of it कि जी आपके पास एक केबल है, cylindrical shaped conductor, और उसके अंदर से आपकी जो है यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है उसके अंदर, और वो एक यूनिफॉर्म करंट जो है उसके अंदर फ्लो कर रही है फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। और अब आप देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, विद इन द केबल इटसेल्फ एट अ पॉइंट, और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो बेसिकली यू वांट टू solve this problem. ठीक है, suppose we have an infinite conductor. What is the magnetic field inside and outside the conductor? So the radius of the conductor is a. So what we want to find out is what is the magnetic field H when R is less than a. ठीक है, when we are inside the conductor, and when R is greater than a, or in other words when the observation point is outside the conductor. ठीक है, तो उसको ग्राफिकली उसने यहाँ पे इस तरीके से शो किया हुआ है। यू कैन सी कि बेसिकली यहाँ पे हमने एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है। सो द कंडक्टर इज इन शोन ओवर हियर इन ग्रे। ठीक है, तो जो मेरी करंट की डायरेक्शन है वो इस रेड एरो से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, इट इज पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, द करंट इज फ्लोइंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और इसमें अगर आप देखें तो जो मेरे इसका जो रेडियस है वो ए है, कंडक्टर का रेडियस ए है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने एक कॉन्टूर लिया है C1 which is inside the conductor, ठीक है, with the radius R1, तो R1 is less than A। और इसी तरह मैंने एक दूसरा कॉन्टूर लिया एम्पीरियन कॉन्टूर C2 which is outside the conductor, और इस केस में R2 is greater than A। ठीक है, तो अगर मैं एम्पियर्स लॉ को C1 के ऊपर अप्लाई करूंगा तो उसमें मेरे पास इनसाइड द कंडक्टर एट अ डिस्टेंस R1 फ्रॉम द सेंटर मेरे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और अगर मैं एम्पियर्स लॉ को C2 के ऊपर अप्लाई करूंगा तो उसमें मेरे पास आउटसाइड द कंडक्टर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या मैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई भी कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो इस केस में हमें ये बताया गया कि ये जो करंट है दिस इज अ यूनिफॉर्म और अ स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट पे करंट डेंसिटी जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, कुछ पॉइंट पे कम है। सो दिस करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जब ये कॉन्टूर लिया तो इसके अंदर जो है पूरी की जो जितनी करंट है वो इसके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और इसी तरह जो मैंने बाहर वाला कॉन्टूर लिया C2, तो उसके केस में इसके अंदर जो टोटल करंट है वो बेसिकली इस पूरे के पूरे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है उसके अंदर जितनी करंट है वो उसके अंदर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जब हम उसके अंदर हम एक कॉन्टूर ले रहे हैं, कंडक्टर के अंदर जब हम एक एम्पीरियन कॉन्टूर ले रहे हैं, तो अगेन वहां पे अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर हम एम्पियर्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि अगर लेट्स से कि यहाँ पे करंट ज्यादा है इस रीजन में और जबकि लेट्स से इस रीजन में कम है, तो फिर यू कैन नॉट अस्यूम कि जी एवरीवेयर ऑन द रेडियस एवरीवेयर ऑन दिस ग्रीन कॉन्टूर द वैल्यू ऑफ H इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम तभी अस्यूम कर सकते हैं कि H की वैल्यू कांस्टेंट है व्हेन वी कैन अस्यूम कि जी द करंट इज यूनिफॉर्म, और इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रही है, जिसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्कल के ऊपर, इस कॉन्टूर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये उसी का जो है
वायर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है, फ्रॉम टॉप यू कैन से, और इसमें बेसिकली यू कैन सी कि जी वी हैव शोन दी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, जो मेरी करंट की डायरेक्शन है, और इसमें हमारे कॉन्टूर्स जो है वो हमने शो कर लिए हैं। अच्छा, इसमें व्हाट इज द स्ट्रेटजी? द स्ट्रेटजी इज के जी सिलेक्ट एन एम्पिरियन कॉन्टूर, और फिर उसके ऊपर यूज द एम्पियर्स लॉ टू सॉल्व फॉर H for both of these situations. R is less than A and R is greater than A. Okay, so for R less than A, we have chosen this green contour. और इसमें let's say कि इसके within the conductor हमने कहा कि जी मेरी magnetic field को उसको मैंने H1 कह दिया, ठीक है। H1 is you can say the expression for the magnetic field within inside the conductor. तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया H dot DL1 is equal to I1, where I1 is the current जो कि मेरे इस ग्रीन कॉन्टूर के अंदर से फ्लो कर रही है। रिमेंबर एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि H dot DL is equal to the total current within that एम्पिरियन कॉन्टूर। तो इस केस में मेरा एम्पिरियन कॉन्टूर जो है वो ग्रीन है, C1 है, तो इसका मतलब है कि I1 वो करंट है जो कि इस C1 के अंदर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि जो टोटल करंट I थी वो पूरे कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही थी, जिसका कि रेडियस A है। इस केस में हम उस कंडक्टर का एक हिस्सा ले रहे हैं, उसका एक इंटरनल सर्कमफ्रेंस ले रहे हैं। तो इस केस में यू कैन नॉट अस्यूम कि जी दिस इज द टोटल करंट I। तो ये इस प्रॉब्लम में अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे भी वो टोटल करंट अस्यूम कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। तो इस केस में दिस I1 इज ओनली द पार्ट ऑफ द करंट विच इज इनसाइड दिस ग्रीन कॉन्टूर। और वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो अगेन यहाँ पे हम अस्यूम करेंगे कि जी ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है कि जो H1 है एक तो ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट दिस कॉन्टूर, एम्पिरियन कॉन्टूर, और फिर दूसरा ये है कि दैट इज आल्सो पॉइंटिंग इन द फाई डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो इट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द वायर, और यू कैन से कि जी अलोंग Z डायरेक्शन। तो विदिन द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो प्लेन है उसके अंदर आपकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो H1 डॉट DL1, ठीक है, H1 भी फाई के अलॉन्ग है, जो मेरा DL है वो भी फाई के अलॉन्ग है, तो फाई डॉट फाई जो है वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 पाई R1। 2 पाई R1 क्या है? इस कॉन्टूर का लेंथ है, ठीक है। R1 वाज द radius of the contour, 2 pi R1 is the length of that contour, and H1 is the magnitude of magnetic field on any point at that contour, ठीक है, and it is equal to I1। अब सवाल ये है कि I1 कैसे कैलकुलेट करना है? तो I1 is basically flowing through the area enclosed by contour C1, and it is equal to the total current I multiplied by the ratio of the area enclosed by C1, ठीक है। चूंकि हमने ये अस्यूम किया था कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट की वो यूनिफॉर्म है, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो कंडक्टर का जितनी क्रॉस सेक्शन थी, ठीक है, दिस वाज पाई A स्क्वायर, क्योंकि मेरे कंडक्टर का रेडियस A है, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज पाई A स्क्वायर। तो पाई A स्क्वायर में से जो करंट फ्लो हो रही थी वो कितनी थी? I थी। अब सवाल ये है कि पाई R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R1 इज लेस देन A, ठीक है, इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, राइट? तो दैट इज सिंपली पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय I, क्योंकि वो यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, तो उससे हम सिंपली रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला यूज करके हम कह सकते हैं कि कम एरिया के अंदर से उतनी ही कम मिकदार में करंट फ्लो कर रही होगी। तो बेसिकली हमने ये यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि जी पाई R1 स्क्वायर जो मेरे एम्पियरन कॉन्टूर का एरिया डिवाइडेड बाय पाई A स्क्वायर विच इज द टोटल एरिया जिसके अंदर से टोटल करंट फ्लो कर रही है I। तो उसको जब मैंने उसका रेशियो ले लिया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। तो दिस इज द करंट I1 in terms of I and in terms of R1 and A। तो जब यहाँ पे मैंने I1 की वैल्यू को प्लग इन कर दिया, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड, तो उससे मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, H1 is R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई R1 मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर। तो ये एक R1 नीचे वाला R1 जो है ऊपर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आई हैव दिस एक्सप्रेशन।
R1 over 2 pi a square multiplied by I. But again, you have to remember that this is only when we are in the conductor, inside the conductor. तो इस केस में you can see कि जी if you have a larger R1, of course उसके हिसाब से उसके अंदर जो करंट है वो भी ज्यादा होगी. तो यहाँ पे ये है कि अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे आपका R1 इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, यू कैन सी कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. आपकी जो करंट, टोटल करंट है वो भी कांस्टेंट है. आपका जो कंडक्टर का एरिया क्रॉस रेडियस है ए वो भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप फ्रॉम सेंटर से कंडक्टर के अंदर बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इट्स पेरिफेरी, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होती जा रही है. ठीक है, तो यू हैव बेसिकली a linear relationship, ठीक है, because it is directly proportional to R. Let me see. So magnetic field is moving from 0, क्योंकि initially when R1 was 0 तो H1 was 0, ठीक है, and ultimately let's say कि जी it is increasing. So this is R radius. तो when जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हैं उसका रेडियस, तो बेसिकली आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है. ठीक है, अंटिल R1 बिकम्स इक्वल टू A. जब R1 A के इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो R1 तो देन इट बिकम्स इक्वल टू I ओवर 2 पाई A. ठीक है, एट दिस पॉइंट इट बिकम्स I ओवर 2 पाई A, क्योंकि एक ऊपर वाला R1 जो है वो नीचे वाले एक ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये जो अंदर वाला हमारे पास एम्पियर्स लॉ था वो तो मुझे सिर्फ उसके जो ना इंटरनल जो है वो मुझे दे रहा है कि जी विद इन द कंडक्टर जो है उसकी क्या होगा. व्हाट अबाउट व्हेन वी आर आउटसाइड द कंडक्टर. रिमेंबर व्हेन वी आर आउटसाइड द कंडक्टर तो वहां पे मेरी करंट वेरी नहीं कर रही, राइट, क्योंकि अब सारे का सारा जो कंडक्टर है वो ऑलरेडी मेरे एम्पीरियन लूप के अंदर है. तो इट डजेंट मैटर कि मैं कितना बड़ा एम्पीरियन लूप ले रहा हूँ, उसके अंदर जो करंट है वो हमेशा सेम ही रहेगी, एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल करंट आई. ठीक है, सी या आई डोंट हैव इट्स लाइक. तो बाहर वाले के केस में क्या होगा, बाहर वाले के केस में मेरे पास आएगा, लेट्स कॉल इट H2. H2 जो बाहर वाले कॉन्टूर है C2 के ऊपर, और जो उसका उसका जो फिर सर्कमफ्रेंस बन गया दैट इज 2 पाई R2. ठीक है, इट इज इक्वल टू द टोटल करंट I. ठीक है, क्योंकि अब इस केस के अंदर मेरे पूरी की करंट है वो एम्पीरियन कॉन्टूर C2 के अंदर लाई कर रही है. तो इसलिए इस केस में मुझे वो रेशियो प्रोपोर्शन वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सारी की सारी करंट आई जो उसके अंदर फ्लो कर रही है. तो H2 then simply becomes I over 2 pi R2. ये 2 pi R2 वाला फैक्टर मैं नीचे ले जाऊंगा, 2 pi R2. ठीक है, तो ये वाला फैक्टर इधर चला गया. तो दिस इज बेसिकली द टोटल द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर. एंड यू कैन सी कि जी यहाँ पे ये R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे R या मेरा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है सेंटर से, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करती जा रही है. तो व्हेन R इज ग्रेटर देन A, तो वहां पे जाके मेरी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना शुरू कर देगी, एंड अल्टीमेटली इट गोज टू जीरो व्हेन R अप्रोचेस टू इंफिनिटी. बट इन दिस केस इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि ये 1 ओवर R के साथ वेरी कर रही है. तो दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि ये 1 ओवर R की शेप की कर्व बनाएगी. So again this is the example in your book, so you can basically go over it in more detail. और जब आप इसे अपने हाथ से ट्राई करेंगे तो hopefully it is much more clear. Similarly, for example, you can use the Ampere's law on a toroidal coil. ठीक है, तो टोरॉइड क्या होता है बेसिकली, जिसमें कि आपके पास एक सर्कुलर शेप्ड का जो है वो
एक रिंग होता है और उसके ऊपर आपने एक कॉइल जो है वो वाउंड की हुई है, ठीक है। आपका जो एक सोलिनॉइड होता है और एक टोरॉइड होता है, तो बेसिकली अगर आप एक सोलिनॉइड को आप उसकी जो कोर है उसको अगर आप सर्कुलर बना ले, तो उस केस में बेसिकली दैट सोलिनॉइड बिकम्स अ टोरॉइड। तो इस केस में लेट्स से कि बेसिकली यू कैन चूज अ कॉन्टूर दैट इज विद इन द कोर, ठीक है, जिसमें लेट्स से कि आपका जो एक सर्कल है जिसको कि यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, तो दिस इज बेसिकली विद इन द सेंटर ऑफ ऑल दीज कॉइल्स, ठीक है। ये जो आपकी कॉइल की बहुत सारी टर्न्स हैं उसके सेंटर के अंदर जो है हमने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर किया। तो इस केस में भी यू कैन अस्यूम कि जी बेसिकली आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर वो कांस्टेंट होगी। अगर ये जो टोरॉइड है ये यूनिफॉर्मली वाउंड है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो यूनिफॉर्मली वाउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होनी चाहिए हर जगह पे, एज लॉन्ग एज द करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वहां पे भी बेसिकली यू कैन अप्लाई द एम्पियर्स लॉ, ठीक है, H.dl इज इक्वल टू I। लेकिन यहाँ पे टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है इस लूप के अंदर से, इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि वो एक कंडक्टर बार बार जो है वो इसके जो एम्पीरियन सरफेस है उसको ट्रेवर्स कर रहा है, उसको लिंक कर रहा है एकदम से। तो अब इस केस में ये वाली जो सरफेस है जिसको कि मैंने इधर लेट्स से कि मैं ब्लू शेडिंग ग्रीन शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर आप देखें तो हर टर्न जो है वो एक दफा इसको कट कर गया, एक उसका जो टर्न है वो उसके बाहर है लेकिन एक उसका जो है वो उसके अंदर है। और ये जो सारे टर्न्स हैं जो कि इसको लिंक कर रहे हैं इस एम्पीरियन सरफेस को, इनकी सब में करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू अगर इफ यू थिंक ऑफ दिस करंट एज एंटरिंग ओवर हियर, तो यू कैन सी कि जी यहाँ पे भी एंटर हो रही है, फिर यहाँ पे दोबारा एंटर हो रही है, फिर यहाँ पे भी एंटर हो रही है, फिर यहाँ पे भी एंटर हो रही है, फिर यहाँ पे भी एंटर हो रही है। तो ऑल दीज करंट्स आर बीइंग एडेड अप बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आई की जगह पे आप सिंपली क्या कर देते हैं, आप इसको एन आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि जितने टर्न्स हैं हर टर्न जो है वो एक दफा इस एम्पीरियन सरफेस को लिंक कर रहा है, तो वो टोटल नंबर ऑफ n is equal to total number of turns is n, so n I currents हैं जो कि इसके अंदर बेसिकली इस एम्पीरियन लूप को लिंक कर रहे हैं। एंड ओके, एंड देन अगेन h और phi r उसको अप्लाई किया तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 2 pi r आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली तो उससे बेसिकली क्या है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज Ni डिवाइड बाय 2 pi r। अच्छा, इस केस में एक और चीज, लेट्स से कि अगर मेरे पास जो मेरी एम्पीरियन लूप है उसको मैं बाहर ड्रॉ करता स्टोरॉइड के बाहर, तो उस केस में जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होनी थी वो जीरो है, राइट। एंड द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि आउटसाइड आपके पास क्योंकि अब इस सरफेस के अंदर आपके पास एक तो यहाँ पे इनवर्ट फ्लोइंग करंट है, लेकिन साथ ही आपके पास एक आउटवर्ड फ्लोइंग करंट भी है, राइट। तो मतलब आपकी जो सारी करंट है वो इस सरफेस के अंदर लाई कर रही है, इस कंटूर सरफेस के अंदर, लेकिन एक में वो इस सरफेस को इनवर्ट फ्लो कर रही है और दूसरी साइड से वो आउटवर्ड फ्लो कर रही है। तो अस्यूमिंग के जी ये जो उसकी कोर है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो ये दोनों आउटवर्ड्स और इनवर्ट फ्लोइंग करंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड द नेट करंट इनसाइड द टोरॉइड इज जीरो। तो इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी outside the toroid is also zero. Okay, so electromagnets basically क्या होते हैं, you know कि there are certain materials when we pass electricity through them they get magnetized, ठीक है, and generally they lose most of their magnetism when we
रिमूव दैट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट होती है तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं और उसको बेसिकली आप उसको एज अ मैग्नेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रिक करंट को रिमूव कर देते हैं तो दे बिकम डीमैग्नेटाइज, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स। So these type of materials they are called they are called electromagnets, ठीक है। तो जिनको करंट के थ्रू बेसिकली आप उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। They were invented in 1920 by William Sturgeon. इसमें ये होता है कि जी करंट इन कॉइल wrapped around a magnetic core, and then that magnetic core क्या होता है कि basically it allows the magnetic flux to pass through it very easily, ठीक है। और उसकी रीजन क्या जैसे कि हमने पोलराइजेशन के केस में देखा था कि कुछ मटेरियल होते हैं वो इजीली पोलराइज करते हैं। जैसे हमने वाटर के मॉलिक्यूल को देखा था कि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि उस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, whenever you have an electric field तो वो मॉलिक्यूल रोटेट कर जाता है इन सच अ वे कि all the molecules align themselves along the direction of the magnetic electric field। तो इसी तरह यहाँ पे ये होता है कि जिस तरीके से आपकी एक मैग्नेटिक कंपस की नीडल होती है कि जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो अपने आप को अलाइन कर लेती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यू कैन थिंक ऑफ कि जी इसी तरह जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर ये छोटे छोटे उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यू कैन थिंक ऑफ देम एज अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल्स, तो विच वी कॉल मैग्नेटिक डोमेन्स। तो उसमें ये होता है कि जी जब उनको बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो these magnetic domains they get aligned according to the applied magnetic field, and because of this alignment they have their own magnetic field, ठीक है। They basically they contribute to the magnetic flux density, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि जी मैग्नेटाइजेशन। और उसकी वजह से ये होता है कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, उनके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है नॉर्मल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं उनको हम मोटर्स में यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस मोटर्स के केस में अगर आपने पिछले लेक्चर में याद हो तो हमने वो क्या किया था कि जो वाइंडिंग थी वो स्टेटर के ऊपर हमने माउंट की हुई थी, और उससे क्या होता था कि वो जो स्टेटर के पोल्स थे जिनके ऊपर हमने वो वाइंडिंग वाइंड की हुई थी तो वो मैग्नेटाइज होकर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन जाते थे। और जो हमारा रोटर था अंदर वो एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ था, ठीक है। उसके अपने नॉर्थ साउथ पोल थे, तो वो उस बाहर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा था, ठीक है। और बाहर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एक डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करते हैं तो एक पोल जो है वो नॉर्थ बन जाता है, दूसरा साउथ हो जाता है। लेकिन अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दें तो उसका पोल रिवर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से यू कैन बेसिकली स्विच द पोलैरिटी ऑफ दीज पोल्स अराउंड द रोटर, ठीक है, क्योंकि उसके रोटर के हर तरफ पे वो कनेक्टेड होते हैं। तो उसको पोलैरिटीज को स्विच करने से, बाय इलेक्ट्रिकली स्विचिंग द पोलैरिटी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक द रोटर रोटेट इनसाइड दैट स्टेटर, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ द सिंक्रोनस मोटर्स। तो इलेक्ट्रोमोटर्स की एक तो एप्लीकेशन वहाँ पे है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बहुत सारी एप्लीकेशन है। आपको पता है कि इवन दे कैन बी यूज्ड टू फॉर हैवी लिफ्टिंग लोड्स, ठीक है। तो जो आपकी पोर्ट्स होती हैं सी पोर्ट्स वगैरह पे, वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स जो आप शिप के ऊपर लोड करते हैं या अनलोड करते हैं, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू ही होते हैं। आपकी क्रेन्स जो आप यूज कर रहे होते हैं, दे हैव very strong electromagnets which can basically stick to these metal containers, and then they can उसको जो है बेसिकली लोड या अनलोड कर देते हैं। मतलब एक जगह से उसको जब जहाँ पे रखना हुआ वहाँ पे रखा, वहाँ पे करंट को स्विच ऑफ कर दिया, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इट इज नो लॉन्गर अ मैग्नेट, सो इट कैन इजीली
मतलब आप उसको इजीली जो है ना उस कंटेनर से उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उसको उठाना है कंटेनर को, तो आप उसके ऊपर वो उसके अंदर जब करंट फ्लो करते हैं तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड देन इट स्टिक्स टू दैट आयरन कंटेनर, और फिर उसको आप इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह। सो दिस टाइप ऑफ जो है ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूज होती है, जिसको कि हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो कोर है वो इस तरह हॉर्स शू की शेप की होती है, वेयर देयर इज अ स्मॉल iron, there is a small air gap in between. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो अभी जो इनकी एप्लीकेशन एक और जो कि बहुत कह लें कि लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर व्हीकल्स के अंदर यूज हो रही है, तो वो इनकी मैगलेव ट्रेन्स के अंदर जो इनकी एप्लीकेशन है, दैट इज probably आपने you have already heard the name maglev train. So that is, you can say कि जी the latest technology in train transportation. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि the trains they are no longer running on wheels. ठीक है, इनके wheels नहीं होते बल्कि they are hovering over a platform. ठीक है, और उसमें ये होता है कि जी वो बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि दैट्स अ मैगलेव सस्पेंशन, और उसमें ये होता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हवर कर रही होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि उसकी जो फ्रिक्शन है, स्पेशली जो उसकी रेल के साथ फ्रिक्शन होती है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। सिर्फ इस केस में आपकी एयर फ्रिक्शन जो है, वो जो ट्रेन की बॉडी के ऊपर एयर फ्रिक्शन होती है वो बाकी रह जाती है। तो यही वजह है कि दीज ट्रेन्स दे कैन गो एट वेरी वेरी हाई स्पीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर देयर इज द स्पीड्स ऑफ दीज ट्रेन्स आर लिस्टेड। तो यू कैन सी कि जी मोस्ट ऑफ दीज ट्रेन्स दे आर मैगलेव। ठीक है, तो ये कि फ्रांस की जो ट्रेन तेजवे है, दैट इज नॉट maglev technology, but otherwise most of the trains that are कह लें कि जो इतनी मैक्सिमम स्पीड्स तक पहुंचती हैं, दे आर दीज maglev trains। ठीक है, इसकी वर्किंग भी कैसे होती है, तो यू कैन सी कि जी बेसिकली रेल, एक तो ये है कि जो उसकी मैग्नेव ट्रेन की जो रेल्स होती हैं उस वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से बनी होती हैं। ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि जी आपकी जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वाइंडिंग हुई होती है, और इनफैक्ट दे वहाँ पे ये होता है कि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर इसलिए क्योंकि आपको इतनी भारी ट्रेन को अगर आपने उसको लेविटेट करवाना है और उसको प्रोपेल करना है, तो यू नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और अगर आपने बहुत ज़्यादा, जितना आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाना है उतनी ज़्यादा आपको करंट चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो जितना उसका स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना उसकी जितना ज़्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग करंट्स की वजह से क्या होता है कि इफ़ यू हैव करंट किसके थ्रू, वाइंडिंग के थ्रू फ्लो कर रहा है, वाइंडिंग की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, और अगर उसकी रेजिस्टेंस होगी तो वो क्या होगा, उसमें लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज होते हैं। वाइंडिंग वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा गर्म होकर पिघल भी सकती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सुपर कंडक्टर चाहिए होता है कि जिसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। लेकिन आपको पता है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो हैं वो अभी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें जो है ना आपका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा, उसको यू हैव टू कूल इट डाउन टू -70 डिग्री केल्विन, और इवन लोअर देन दैट। ठीक है, बल्कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो उसके लिए आपको ये लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके उन कॉइल्स को बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता है, सो दैट उनकी जो रेजिस्टिव लॉसेस हैं वो मिनिमाइज आप कर सकें। अदरवाइज बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज करंट्स यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेजिस्टिव लॉसेस, और उसमें आपकी जो एफिशिएंसी है सिस्टम की वो बहुत कम हो जाती है। तो सो देयर इज दिस कॉम्प्लिकेटेड सेटअप जो मैगलेव ट्रेन की सस्पेंशन का है, जिसके अंदर ही उसका कूलिंग सिस्टम भी होता है। इसके अलावा जो है ना बेसिकली ये उसकी साइड पे आपको शायद ये ब्राउन कलर की जो है वो कॉइल्स की वाइंडिंग्स जो है वो नजर आ रही हैं।
तो अल्टीमेटली इसमें होता ये है कि जी आपके पास एक तो ये नॉर्थ साउथ पोल्स इंड्यूस होते हैं, जो कि आपकी उसका जो प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर, ठीक है, जो उसकी रेलिंग होती हैं, यू कैन थिंक ऑफ, और एक जो है वो उसकी इसी तरह जो कॉइल्स होती हैं जो है उसका ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये है कि by switching these polarities, ठीक है, you can basically push or pull the train, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ के पोल्स को स्विच करके आप उससे इनके ऊपर जो है एक प्रोपल्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एक्टिंग लेट्स से इन दिस डायरेक्शन, सो दैट द ट्रेन प्रोपेल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन अगर आप इसकी डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं कि हाउ डज दैट वर्क, तो यू कैन बेसिकली ऑलवेज गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर के जी आप मैगलेव प्रोपल्शन किस तरीके से काम करता है, तो वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि इसकी जो कंप्लीट वर्किंग है उसको उन्होंने एलैबोरेट किया होगा। बट दिस इज वन ऑफ यू कैन से कि जी वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फील्ड्स जिसमें कि बेसिकली आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं। Okay, so now we can basically move on to the inductance part. So inductance is the magnetic analog to capacitance. Just like capacitor can store energy in an electric field, an inductor can store energy in a magnetic field, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना है जिसको अभी मैंने बात की, उसमें क्या हो रहा होता है बेसिकली, उसमें ये होता है कि जी आपकी अंदर जो है आपके एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलाइन कर रहे होते हैं, या बल्कि ग्रुप ऑफ बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनको कि हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जब अलाइन होते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ देम एज अ स्प्रिंग दैट स्ट्रेचेस, ठीक है। जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जैसे आप उसको छोड़ते हो स्प्रिंग को, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पहली वाली स्टेट में आना चाहता है, ठीक है। तो जब वो वापस अपनी पहली स्टेट में आता है तो वो जो ऑलरेडी उसके अंदर एनर्जी आपने स्पेंड की होती है, उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो उसको सिस्टम के अंदर रिलीज कर देता है। तो द सेम गोज फॉर दिस पोलराइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन फिनोमेना, कि जब आप एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को या पोलराइज करते हो या मैग्नेटाइज करते हो तो वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम पोलराइज करते हैं तो वो एनर्जी है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है जो वो स्टोर करते हैं, और जब वो डीपोलराइज होते हैं तो वो एनर्जी जो है वो उसको सिस्टम को वापस करते हैं। तो इसी तरह जब आपसे एक मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करते हैं तो दे बेसिकली स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी विच यू कैन बेसिकली रिट्रीव व्हेन दे गेट डीमैग्नेटाइज, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को जो कि बेसिकली ये काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको इंडक्टर कह देते हैं। टिपिकल इंडक्टर वो क्या होता है कि सिंपली वो एक कॉइल होती है, एक सोलिनॉइड होता है, ठीक है, ऑफ वायर विद अ मैग्नेटिक मटेरियल इन द मिडल, जिसके अंदर में एक मैग्नेटिक कोर होती है, ठीक है। जिस तरह के कैपेसिटर के केस में आपके पास क्या होता है, दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर के एक डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, पोलराइज होता है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइज जो मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, और उसके अंदर जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर हो रही होती है। तो इसी तरह जो इंडक्टर होता है वो क्या होता है, एक सिंपल एक कॉइल होती है जो कि एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर बाउंड हुई होती है, और ये मैग्नेटिक कोर जो होती है ये मैग्नेटाइज होती है, और उसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है, और जो आपकी एनर्जी है वो उस कोर के अंदर जो है बेसिकली के स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि जी आपका यहाँ पे एक सिंपल जो है वो एक सोलिनॉइडल कॉइल जो है उसको शो हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ टू टाइप्स ऑफ सोलिनॉइड। देयर इज अ टाइटली वाउंड सोलिनॉइड, ठीक है, वेयर द टर्न्स दे आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर, ठीक है, उनके दरमियान कोई एयर गैप नहीं है। और यू कैन हैव लूजली वाउंड सोलिनॉइड। तो उसमें उसकी अगर आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो टाइटली वाउंड सोलिनॉइड है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज मच, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो दैट इज मच हायर, ठीक है। क्योंकि आपकी जिस तरीके से अगर आपको याद हो कैपेसिटर के केस में वी हैड द फ्रिंजिंग इफेक्ट, जिसमें कि आपकी कैपेसिटर की साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो
बेंड हो जाती हैं, जबकि कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स के दरमियान वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, लेकिन उसकी साइड के ऊपर जो है देयर इज अ बेंडिंग व्हिच वी कॉल द फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो इस तरह यहाँ पे भी कुछ हमारे पास लीकेज फ्लक्स होता है, ठीक है, दैट लीक्स टू द एयर, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लक्स इज बंच्ड टुगेदर इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनोइड। तो इसमें जितने ज़्यादा लूजली बाउंड होगा उतनी ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास जो लीकेज फ्लक्स है वो ज्यादा होगा। तो आइडियली व्हाट वी वांट इज कि हमारे इंडक्टर्स के केस में या हमारी जो भी मोटर्स और उनकी वाइंडिंग होती है उसमें वी वांट द वाइंडिंग टू बी एज कॉम्पैक्ट एंड एज टाइटली बाउंड एज पॉसिबल, सो दैट मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लाइज विद इन द वाइंडिंग, जो कि यूज हो रहा होता है, यूजफुल होता है। बाकी जो फ्लक्स जो होता है जो लीक कर रहा होता है दैट इज मतलब बेसिकली आप उसको प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी एनर्जी उसके अंदर लगा रहे हैं, बट दैट्स नॉट डूइंग एनी यूजफुल वर्क। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जी अच्छा, इफ वी हैव हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, तो उसकी उसमें so if we have the number of turns in a solenoid equal to capital N, so then we can define a parameter which is called number of turns per unit length, ठीक है, that is capital N over L, where L is the length of the solenoid, ठीक है। तो ये बेसिकली L जो है ये solenoid की लेंथ है, और यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो वाइंडिंग की क्रॉस सेक्शन शो हो रही है। तो यू कैन सी कि जी ये सारे जो रेड सर्कल्स हैं ये क्या है, ये एक टर्न है, ठीक है, ये एक टर्न है, ये एक टर्न है, एक टर्न है। तो जब उसकी क्रॉस सेक्शन में हमने शो किया हुआ है तो ये बेसिकली ये वायर्स है जिनमें इन सारी साइड पे जो करंट है वो आउट ऑफ द प्लेन फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे बेसिकली वो इनटू द प्लेन शो कर रहा है, बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग इन द यू कैन से इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब इस केस में व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ दिस सोलेनोइड, ठीक है, एट दिस पॉइंट पी के इसके ऊपर इसके जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो जबकि इसका जो एरिया, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, ठीक है। तो सो दीज आर सर्कुलर टर्म्स, एग्जैक्ट दे आर एग्जैक्ट सर्कुलर टर्म्स, यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन में उसका शो हो रहा है। तो एंड वी विल अस्यूम कि इट इज वेरी वेरी टाइटली बाउंड so that there is no leakage, so all the field is inside the solenoid। तो अगेन इसमें हम हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले एक सिंगल लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो हमें पता है तो फिर बाकी सिंपली इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर एक लूप का मुझे पता है कि उसकी वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, तो देन सिंपली व्हाट विल डू इज के जी वी कैन बेसिकली इंटीग्रेट दैट ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो एक लूप की जो एक्सप्रेशन है, ऑल्दो वी हैवंट सीन दिस, वी हैवंट डन दिस इन दिस क्लास, लेकिन यू हैव एन एग्जांपल इन योर बुक वेयर यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सिंगल लूप, ठीक है। जिस तरीके से हमने एक लीनियर एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर की फाइंड की थी कि इफ यू हैव अ लिनियर कंडक्टर, तो उस केस में एक पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसी तरीके से बियो-सावर्ट लॉ यूज करके आप इसकी एक रिंग की जो लूप है, एक रिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो अब ये है कि जी सोलेनोइड क्या, सोलेनोइड इज सिंपली यू हैव n rings stacked on one on top of the other, ठीक है। तो अब इसके सेंटर में हमने अगर फील्ड फाइंड करनी है, एच फाइंड करनी है, तो हम अस्यूम करेंगे जी दिस इज द एक सेगमेंट जो है, एक रिंग है जो सोलेनोइड का, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कह लेंगे दैट इज द डिफरेंशियल फील्ड DH, ठीक है। और उसमें जो करंट थी वो कैपिटल I की जगह पे हम उसको स्मॉल ni से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। वो किस लिए, क्योंकि n क्या था, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n। तो लेट्स से कि ये एक स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ है, उसके अंदर कितनी करंट है, दैट इज स्मॉल ni। तो यहाँ से बेसिकली हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो फिर टोटल क्या है, टोटल में हमने सिंपली इस DH को इंटीग्रेट किया ओवर द इंटायर लेंथ। तो यू कैन सी कि जी ये DH जो था ये बेसिकली DZ की टर्म्स में है, और जब हमने इसको पूरे इंटायर लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट किया
तो you can write it in terms of these angles theta 1 and theta 2, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो एंगल है वो theta 1 है at length, you can say कि जी at this length 0 या at length equal to minus z, और जब at plus z के ऊपर जो है इसके जो है वो theta 2 है. So ultimately you will get this expression. So again we are not going into the details of the math. You can look that example in your book, but ultimately you will get this expression. In this, n small n is the turns per length, per unit length. I is the total current. T sine theta 2 minus sine theta 1. Theta 2 is basically the angle from center to the top edge of the solenoid, and theta 1 is basically from the center to the bottom edge of the solenoid. And again you can basically use the infinite length assumption. ठीक है, आप assume कर सकते हैं कि जी इसकी जो length है वो this is very very large, तो जैसे जैसे इसकी length जो है वो बहुत बड़ी होती जाएगी, theta 1 जो है this will approach minus 90 degrees, जबकि theta 2 will approach plus 90 degrees. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे theta 2 और theta 1 की वैल्यू एंटर करते हैं plus 90 और minus 90, तो this becomes theta 2 sin theta 2 becomes 1 और sin theta 1 becomes minus 1, तो 1 minus minus 1 becomes 1 plus 1 2. तो यहाँ पे आपके पास एक 2 का फैक्टर आ जाएगा, और ये 2 का फैक्टर इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद स्मॉल n i. ठीक है, और n को आप वापस उसकी रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल N ओवर L से, तो अल्टीमेटली यू हैव दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड within the center of a solenoid when the radius of the solenoid is small as compared to its length. ठीक है, अगर वो कॉइल की लेंथ ज्यादा है और उसका रेडियस कम है, तो उस केस में आप केवल ही अप्रोक्सीमेशन अस्यूम कर सकते हैं कि जी उसकी लेंथ इज इनफिनिट. तो उस केस में उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज Ni ओवर L. तो प्रोबेबली ये वाली एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी देखी होगी without actually deriving it, but here you can see that you can actually derive it in detail. Okay, so just like a capacitor stores electric energy, a solenoid or other inductor can store magnetic energy. ठीक है, तो जिस तरीके से कैपेसिटर के केस में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक्सप्रेशन देखी थी, तो इस तरह मैग्नेटिक एनर्जी की जो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम P इज इक्वल टू आई वी, उसके पावर रिलेशन से. ठीक है, और इंडक्टेंस की डेफिनेशन जो है वो एंड द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस. ठीक है, तो इफ यू हैव एन इंडक्टर, तो उस केस में हमने आपको पता है कि जी उसका वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू L di by dt. तो एनर्जी इज सिंपली द इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर टाइम. ठीक है, व्हेन यू हैव इलेक्ट्रिक पावर, आप उसको अगर टाइम पे इंटीग्रेट करेंगे तो यू हैव द टोटल एनर्जी. तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू आई वी, और इसमें जब आपने v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, तो ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली यू हैव आई इंटू डी आई. और लेट्स से कि आप एक करंट को वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 से कैपिटल आई तक, तो उस केस में आपकी जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी आपके इंडक्टर के अंदर, दैट वुड बी हाफ एल आई स्क्वायर. ठीक है, तो यू कैन सी कि दिस इज द डुअल रिलेशन टू हाफ सी वी स्क्वायर रिलेशन, जो कि हमने कैपेसिटर के केस में देखा था. ठीक है, कि अगर आप एक कैपेसिटर के अंदर एक वोल्टेज को 0 से लेट्स से कि V तक चेंज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो स्टोर होती है वो कितनी हाफ सी वी स्क्वायर होती है. तो इस केस में सिंपली उसका हम क्या कहते हैं, हम करंट को 0 से लेकर I एम्पियर्स तक जब आप चेंज करते हैं, तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वलेंट एनर्जी स्टोर होती है. तो अगर आप इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू जो है, जो पीछे हमने सोलिनॉइड की इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया, सॉरी यहाँ पे हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, और इंडक्टेंस इज सिंपली द फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय करंट. ठीक है, तो उस केस में आप उसकी जो L है दैट बिकम्स म्यू n स्क्वायर A ओवर L. ठीक है,
अगर आप इसको यूज करेंगे तो अल्टीमेटली बेसिकली यू विल गेट this expression. The magnetic energy can also be expressed as the formula dependent on the volume of the inductor and the magnetic field. So इस केस में ये जो this V is not the voltage, but in fact this is representing the volume. कि जो आपके इंडक्टर का वॉल्यूम है वो किसकी इक्वल है, वो उसका लेंथ ऑफ द इंडक्टर टाइम्स द ए विच इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर. तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन डिफाइन the energy per unit volume. अगर ये वॉल्यूम आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो then you have Wm divided by V which is equal to half mu h square. ठीक है. तो and in fact although कि ये वाला जो रिलेशन है ये अभी तो हमने इसको शो किया है फॉर द solenoidal inductor, लेकिन this relation is valid for any inductor of any shape. ठीक है. आपके पास कोई भी इंडक्टर है तो उसकी जो energy storage capacity per unit volume that is given by this half times mu times h square. Mu is the permeability of the magnetic material, जो उसकी core का material है उसकी permeability के ऊपर depend कर रहा है. तो of course जितनी high permeability का material हम use करेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर capability होगी magnetic energy को store करने की. Okay, so couple of more slides. So that leads to the magnetic materials. ठीक है, तो अभी हमने बात की थी magnetic materials की जो कि जब हम उनको फील्ड के अंदर रखते हैं तो जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं. ठीक है, which get magnetized when we place them in a magnetic field. तो where does this phenomena comes from? कि ये जो मैग्नेटाइज होते हैं उनका जो अंडरलाइंग फिनोमेना है उसकी जो कॉज है वो क्या होती है. So basically there are two phenomena at the atomic level that are responsible for this magnetic effect. ठीक है, एक जो फिनोमेना है वो बेसिकली उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होती है. ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट पे एक रोटेट कर रहा है, तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जी व्हेनेवर देयर इज अ मूविंग चार्ज इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, or it will get the influence of the magnetic field. Remember जब हमने कहा था कि जी लोरेंट्ज फोर्स किस पे एक्ट करती है, when the charge is moving. जब भी चार्ज, अगर आप एक मोबाइल चार्ज है तो उसमें क्या होता है कि जी it will experience the force from a magnetic field. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक खड़े तो नहीं होते एक जगह पे एटम के अंदर, बल्कि दे आर कॉन्स्टेंटली you can say कि जी moving in their orbit around the nucleus. तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है बेसिकली दैट इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट you can say कि that is the one of the cause of the magnetic properties of the material. ठीक है, और ये तमाम एटम्स के अंदर होता है क्योंकि हर एटम के अंदर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका ऑर्बिटल मोशन है. सो दैट मींस कि all of them have this slight bit of magnetization possibility that is present. लेकिन एक और जो फिनोमेना है that is due to electron spin. Remember हमने पढ़ा था कि जी we have electron has another property. उसका mass और charge तो होता ही होता है लेकिन उसके एक spin property भी होता है जिसको कि हम generally top arrow और downward arrow से represent करते हैं, upward spin और downward spin, दो उसके possible states होती है. तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है ये जो उसकी क्वांटम प्रॉपर्टी है, दिस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मैग्नेटिक इंटरेक्शन ऑफ द एटम विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें ये होता है कि आपको पता है कि जी इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. अगर तो इलेक्ट्रॉन्स और उसमें क्या होता है कि जी दो ऑपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पेयर बना रहे होते हैं. तो जब भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा उसका स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और वो यू कैन से कि जी उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, जीरो हो जाता है. लेकिन ऑफ कोर्स कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि यू हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है, तो उसका जो स्पिन का इफेक्ट होता है दैट इज नॉट नलिफाइड. एंड ऑफ कोर्स जब आपके मटेरियल के अंदर यू हैव मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ दीज एटम्स, तो उनका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से भी एक जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल. ठीक है, so underlying again without going into too much details, these are the two
फंडामेंटल कह लें कि एटॉमिक लेवल फिनोमेना that are responsible for the magnetic behavior of materials. So based upon these we can basically classify our materials into three types. ठीक है, आपके तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं. वी हैव डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, वी हैव पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड वी हैव फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, सो प्रॉब्ली यू हैव हर्ड अबाउट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑलरेडी, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, जबकि जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, यू कैन से कि जी their magnetic effect is so small कि you can think of them as non-magnetic materials. ठीक है, तो इनके केस में आपकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू है that is very very close to 1. ठीक है, which is the magnetic permeability of free space, mu r, relative permeability. जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, relative magnetic permeability is very very high. तो अच्छा, अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या फर्क है? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि पैरामैग्नेटिक के केस में दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ठीक है, यहाँ पे हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं. इट हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट बट इट इज वेरी वेरी वीक. ठीक है, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है कि जी इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड दे हैव अ स्मॉल डाइपोल मोमेंट. जबकि डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि जी इनका कोई अपना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, लेकिन जब बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर एक्ट करती है तो उस वक्त इनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, बाकी सब में भी ऑफ कोर्स वो इंड्यूस होता है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर उसके अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा. ठीक है, तो इससे फेरोमैग्नेटिक के केस में दे हैव देयर ओन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट, और जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो देन ऑफ कोर्स द मैग्नेटिक डाइपोल्स गेट अलाइंड. अच्छा, इसमें जो मैकेनिज्म है, मैग्नेटाइजेशन मैकेनिज्म जो अभी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि जी तो डायमैग्नेटिक के केस में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं यू कैन से, तो वो जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायमैग्नेटिज्म के लिए. ठीक है, जो कि सब के अंदर होता है, राइट. सो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये यू कैन से कि जी इसमें से तीनों फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहे हैं. दे कैन हैव द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो हर एक के अंदर होता ही होता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट दे कैन हैव इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड आल्सो दे कैन हैव मैग्नेटाइज्ड डोमेन फिनोमेना इफेक्ट. ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिफरेंट फिनोमेना हैं ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिव है कि आपका या एक होगा या दूसरा होगा, राइट. सो दीज आर द फिनोमेना दैट कैन happen simultaneously. They are taking place at different levels. So you can have materials which have two of these phenomena, you can have materials which have only one, you can have materials which have all three. ठीक है, तो in any case most of the materials जो है वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें के जो मैग्नेटिक फिनोमेना होता है वो सिर्फ उनके ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है. और इसमें ये होता है कि जी जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखते हैं तो ऑर्बिटल जो मोमेंट होता है वो उसकी अलाइनमेंट ऐसे होती है कि जो उसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि उस फील्ड को इंड्यूस कर रही होती है. तो यू कैन से कि जी बेसिकली देयर बिहेवियर इज to reduce the effect of the applied magnetic field. कि जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो उसकी स्ट्रेंथ को उल्टा कम कर देते हैं मटेरियल के अंदर, क्योंकि वो उसके अंदर जो ऑर्बिटल मोमेंट होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है जो कि उसके इफेक्ट को समवट कैंसिल आउट कर देता है. और यही वजह है कि इनकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती है, जो ससेप्टेंस की वैल्यू है. ठीक है, और इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, बट जो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेंस की वैल्यू है xm
अगेन ये हम देखेंगे कि ये क्या है, इसकी वैल्यू जो है दैट्स वेरी स्मॉल वैल्यू बट इट इज नेगेटिव। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये है बिस्मथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, सिलिकॉन। सो यू कैन सी कि जी ऑल्दो देयर आर सर्टेन metals that are very very good conductors, for example gold, silver, ठीक है, कॉपर, these are the metals जो कि बहुत ही अच्छे conductors हैं। You have lots and lots of free electrons and therefore you have huge conduction currents, ठीक है। गोल्ड और कॉपर तो आपको पता है कि they are the ideal conductors। तो लेकिन these conductors, these metals, they are not at all magnetic materials। उनकी जो magnetic properties हैं वो it is no good than free space, ठीक है। तो इनके केस में आपकी बेसिकली जो relative permeability है that is close to 1। On the other hand, we have, for example, iron, nickel, and cobalt, and these are very strong magnetic materials, and they exhibit very strong magnetization phenomena in the presence of the magnetic field। और आप यही वजह है कि जो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो ज़्यादातर आयरन या इन कंपाउंड्स के क्या लेंगे मिक्सचर से बनते हैं। ओके, तो जो पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमेना है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इसमें ये होता है कि जी दैट इज बेसिकली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जी कुछ केस में जो आपको जो स्पिन है वो कैंसिल आउट नहीं होता। अगर आपके पास एटम के अंदर एक नॉन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह जाता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन उसका जो स्पिन है, क्वांटम स्पिन है, वो बेसिकली क्या लेंगे उसको, वो बैलेंस आउट या कैंसिल आउट नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट हैज एन इफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस an induced magnetic field in the same direction as the opposite in the same direction as the applied or the external magnetic field जो कि इसको इंड्यूस कर रही होती। तो इसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या होता है, ऑल्दो कि ये अगेन ये फिनोमेना भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही इन स्ट्रेंथ, मतलब दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, बट अगेन इट प्रोड्यूसेस small tiny, you can say कि जी magnetic effect that is strengthening the external magnetic field। तो अगेन इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मोबियम, प्लैटिनम एंड टंगस्टन, ठीक है। तो अगेन यू कैन सी कि जी इनके केस में we have the positive value of magnetic susceptance, but again the value itself is very very small, 10 raised to -5, so that's a tiny magnetic susceptance, but it is positive as opposed to the negative value in this case। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो relative permeability है उसकी इफेक्ट, उसकी सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू जो है वो बस 1 के करीब करीब रहती है, इस केस में इस केस में भी और इस केस में भी। इनफैक्ट जो रियल प्लेयर्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स में वो आपके फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और इसमें एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइज्ड डोमेन्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी। जो मैग्नेटाइज्ड डोमेन्स होती हैं ये इनफैक्ट ये एट अ मच हायर स्केल होती हैं, ये एटॉमिक लेवल पे नहीं होती हैं, ठीक है। बल्कि ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसमें ये होता है कि आपके 100,000 क्या बल्कि मिलियंस ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस मटेरियल के, वो ऐसे होते हैं कि वो उसमें कुछ रीजन होते हैं उस मटेरियल के अंदर जिसमें कि लेट्स से कि मिलियंस ऑफ neighboring atoms, they are aligned, they have a magnetic moment which is aligned in the same direction, ठीक है। तो यानी कि हर एटम का एक मोमेंट है और वो सारे के सब अलाइंड भी है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे एक एटॉमिक लेवल पे उसका एक स्पिन मोमेंट था, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जनरली क्या होता है कि वो सारे जो होते हैं वो रैंडमली अलाइंड होते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि हर एटम का जो है वो एक ही खास डायरेक्शन में हो, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जी
जब वो मटेरियल फॉर्म हो रहे होते हैं या कुछ ऐसा नेचुरल फिनोमेना होता है जिसकी वजह से कि वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या नेबरिंग एटम्स होते हैं एंड दे आर इन ह्यूज नंबर्स लाइक मिलियंस, तो वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और एंड दे फॉर्म दिस टाइनी रीजन्स व्हिच वी कॉल डोमेन्स। ठीक है, तो अब लेकिन अब यहाँ पे ये होता है कि जी उस लेवल पे हालांकि वो एक डोमेन के अंदर यू हैव मिलियंस ऑफ एटम्स जो कि एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, लेकिन उसके साथ वाला जो रीजन है उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स हैं जो कि एक ही साइड पे अलाइन है, लेकिन वो दोनों आपस में जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव बेसिकली टाइनी रीजन्स विद इन द मटेरियल जिनके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग उनका एक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल जब आप ग्लोबल स्केल पे आप उसको देख रहे होते हैं तो ये टाइनी रीजन्स जो हैं ये रैंडमली अलाइन होते हैं। ठीक है, एक की अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में है, दूसरे की दूसरी डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे लगता है जैसे कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, राइट। वो अगर आप मतलब इट वोंट शो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन व्हेन यू पुट देम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन रीजन्स को बड़ी इजीली अलाइन कर सकती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी जो डोमेन्स हैं इन रीजन्स को हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। तो these domains they get aligned along the direction of the magnetic field and they contribute very strongly to the applied magnetic field, and because of that there is this huge flux, a magnetic flux within these materials. ठीक है, and because of that of course they have very large magnetic susceptibility XM. ठीक है, and लार्ज रिलेटिव परमिएबिलिटी, और उसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू भी जो बहुत इज मच मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट इन दिस केस यू विल सी कि जी दिस मैग्नेटिक फिनोमेना या दिस बिहेवियर दिस इज नॉट लीनियर, वो लीनियर नहीं होता बल्कि वो नॉन लीनियर होता है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जी मतलब एक पॉइंट है जिसमें जाके ये फिनोमेना सैचुरेट कर जाता है, राइट। क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक डोमेन्स है किसी भी मटेरियल के अंदर वो फाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, राइट। तो शुरू में ये होता है कि जैसे जैसे आप उसको एक्सटर्नल फील्ड में एक मटेरियल को रखते हैं और बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जो है लेट्स से उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक वक्त आता है कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाती हैं और उसके बाद उसका जो एडिटिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, राइट। तो उसके बाद जाके हम कहते हैं कि जी द मटेरियल बिकम्स सैचुरेटेड बिकॉज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिक डोमेन्स और नियरली ऑल ऑफ देम हैव अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये है कि बाहर से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मजीद उसको इंक्रीज करते हैं तो उससे कोई जो ओवरऑल फ्लक्स में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जी उसकी शुरू में तो इसकी बड़ी स्टीप कर्व होती है जिसमें जो है ना उसका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करता है बड़ी तेजी से, लेकिन बाद में जाके वो उसकी एक नी आ जाती है और वो सैचुरेट हो जाता है और उसके बाद वो फ्लैट हो जाता है इवन दो कि यू आर इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि जी दिस बिहेवियर इज नॉन लीनियर, राइट। शुरू में तो इसका बिहेवियर लीनियर था जब मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली इट गेट्स सैचुरेटेड एंड बिकम्स फ्लैट। तो ओवरऑल जो इसका बिहेवियर है दैट इज नॉन लीनियर एंड वी से कि जी यहाँ पे परमिएबिलिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि you have a different value of permeability here and then the permeability value changes depending upon कि आप किस रीजन कर्व के किस रीजन के अंदर आप लाई कर रहे हो। ठीक है, हम तो अगेन ये सारी ये वाली चीज़ जो है ये आप आपके मशीन्स के कोर्स में देखेंगे कि उसकी वजह से आपका एक फिनोमेना होता है जिसको हम हिस्टेरिसिस कहते हैं और इनफैक्ट वी हैव लॉसेस ड्यू टू दिस फिनोमेना एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना होता है इसको हम किस तरीके से मॉडल करते हैं? मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह पोलराइजेशन को कैपिटल P से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो जो मैग्नेटाइजेशन है दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी एक डायरेक्शन होती है कि एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द यू कैन से कि जी द अलाइनमेंट ऑफ ऑल दिस डोमेन्स या ऑल दिस मैग्नेटिक मोमेंट्स।
जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन है ओवरऑल, जो एवरेज डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फील्ड, जो कि आपके मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है, तो जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग होगी। तो उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे कि आपको याद होगा कि पोलराइजेशन के केस में, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के केस में हमने कहा था P इज इक्वल टू एक्स ई मल्टीप्लाइड बाई ई, ठीक है, दैट वाज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज़ है, ये सिंपली दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को बता रही है कि जी कुछ मटेरियल जो होते हैं वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, कुछ मुश्किल से मैग्नेटाइज होते हैं। तो जो भी अंडरलाइंग उसका जो फिनोमेना होता है, लेट्स से कि जिसमें हमने कहा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें डोमेन्स होती हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स, दे गेट अलाइंड वेरी इजीली, तो उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो दैट इज अ हाई नंबर। जबकि जो दूसरे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उस केस में मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट बहुत माइनर होता है, तो उस केस में उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो दैट इज क्लोज टू जीरो, और इट कैन बी नेगेटिव if they get magnetized but in the opposite direction, ठीक है, as we have seen in the last slide. So in other words, this is the expression for the magnetization vector. So the overall flux density, magnetic flux density is can now be written as within the material, हम इसको लिख सकते हैं mu naught h, ठीक है। ये तो वो है कि जो उसका फ्री स्पेस रिलेशन है, B is equal to mu naught h प्लस म्यू नॉट एम, ठीक है, बिकॉज अब उसमें मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी एक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो गई, और उसका जो फैक्टर है उसको भी हमने इंक्लूड करना है ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के अंदर, तो दैट इज म्यू नॉट एम, ठीक है। तो यू कैन सी कि जी इन दिस केस बेसिकली एच एंड एम हैज द सेम डायमेंशंस। जो एच के जो यूनिट्स हैं एम्पियर्स पर मीटर, तो आपकी जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है इसके यूनिट्स भी एम्पियर्स पर मीटर है। जो एक्सएम है इसके कोई यूनिट नहीं है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो उससे बेसिकली हमारे पास क्या आ गया कि यू कैन बेसिकली सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एज दिस म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर एच, ठीक है, वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, ठीक है। सो म्यू आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो म्यू आर की वैल्यू है वो जो है वो 1 से कम भी हो सकती है इफ एक्सएम इज नेगेटिव, लेकिन म्यू आर इज जनरली इज ग्रेटर देन 1. So for magnetic materials, magnetization is not equal to 0, magnetic susceptance is not equal to 0, and mu r is greater than 1. जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है कि जी मैग्नेटाइजेशन 0 होती है, एक्सएम 0 होता है, और म्यू आर इज इक्वल टू 1. तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसके केस में जो है आपकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक हो गया। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो यहाँ पे बेसिकली वही जो मैग्नेटिक डोमेन्स वाला फिनोमेना था, वो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में क्या होता है कि जी आप जो मटेरियल होता है उसके अंदर, जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जिनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पे एरोज से रिप्रेजेंटेड है, ये जब हम इन द एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि ये रैंडमली अलाइंड है। तो जब हम इनके ऊपर जब हम इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं तो दे बिकम अलाइंड, and you can see that they become aligned, and because of that there is a very very strong magnetic flux density within that material, ठीक है। लेकिन होता ही है कि ऐसा नहीं है कि जी जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये जब इस तरह अलाइन हो जाए और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड खत्म करें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चले जाए, ओरिजिनल जगह पे चले जाएं और सारे कंप्लीटली फिर रैंडमली अनअलाइन हो जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि जी आप लेट्स से कि जी यू स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम पॉइंट 0, इस कर्व में अगर आप देखें तो ऑन एक्स एक्सिस यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड H, ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, ठीक है। तो यू कैन सी कि जी शुरू में जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी 0 थी यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे जो
ये डोमेन्स थे, ये रैंडमली पड़े हुए थे, अनअलाइंड थे, लेकिन जैसे जैसे हमने इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बड़ी रैपिडली इंक्रीज की, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब अलाइन होना स्टार्ट होगा, सब अलाइन होना स्टार्ट हो गया, तो एक पॉइंट पे जाके लेट्स से के सारे अलाइन हो गए, तो यहाँ पे हम A1 पे पहुंच गए, ठीक है। सो दिस सिचुएशन इज A1। लेकिन अब अगर हम करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको कम करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें ये वापस इस डायरेक्शन, इसी कर्व वापस यहाँ पे नहीं जाएगी, बल्कि यूल सी के जी वो जो इनकी अलाइनमेंट है वो कम होना शुरू हुई, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी अलाइनमेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ये सब के सब वापस स्प्रिंग की तरह अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल जो ऑलरेडी इनकी पोजीशन थी उस पर चले जाएं, बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नेट अलाइनमेंट रहेगी। इवन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो भी कर देते हो इस पॉइंट पे, A2 के पॉइंट पे, तो इसमें देयर इज अ सम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दैट द मटेरियल रिटेन्स। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी कोई ना कोई जो है वो फ्लक्स डेंसिटी जो है कि उसको रिटेन रखते हैं, एंड दैट इज हाउ द परमानेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जो आपका परमानेंट मैग्नेट्स है उसको कैसे हम लोग बनाते हैं कि अच्छे स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लेके उसको शुरू में मैग्नेटाइज करते हैं, और फिर जब हम उसको करंट हटा भी लेते हैं तो तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपनी उसको रिटेन रखते हैं, एंड देन दे बिकम परमानेंट मैग्नेट्स। अब लेट्स से कि इसको हमें कंप्लीटली खत्म करना है इस मैग्नेटाइजेशन को, फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जी जब आप उसको उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये इसकी मैग्नेटाइजेशन को शुरू में इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, और A3 के पॉइंट पे जाके ये वो कंप्लीटली वापस यू कैन से कि जो अपने ओरिजिनल स्टेट पे चले गए हैं, जब वहां पे उसकी इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो हो गई है, ठीक है। एंड इफ यू कीप ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब वो बेसिकली ये सारी जो डोमेन्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगी, एंड वी आर एट द पॉइंट A4, ठीक है। एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि अगर आप फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कम करना शुरू कर दें तो ऐसा नहीं है कि जी वो वापस इसी पे जाएंगे, बल्कि ये फिर वापस जो है ये कुछ ना कुछ अपनी जो मैग्नेटाइजेशन है अपनी रिटेन रखेंगे। सो इफ यू मेक H अगेन जीरो, तो नाउ द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें कुछ ना कुछ अपनी मैग्नेटाइजेशन इसने मेंटेन किया। तो यू कैन सी कि जी अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें क्या आपकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, जो कि हमारी AC मशीन्स में होता है, राइट। AC मशीन्स में क्या हो रहा होता है, आपकी AC करंट होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड होती है वो भी स्विच कर रही होती है, कभी एक डायरेक्शन में होती है, कभी दूसरी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स के केस में भी ये हो रहा होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि चूंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्विच कर रही होती है, तो उसमें ये जो डोमेन्स है मटेरियल की ये भी बार बार अलाइन डिसअलाइन हो रही होती हैं, ठीक है। तो आइडियली हम ये चाहते हैं कि वो इसी रास्ते पे वापस जाए, ठीक है, ताकि वो हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसको यहाँ पे ज़ाया करनी पड़ रही है इसको वापस डी अलाइन होने करने के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ रिटेन कर लिया और हमें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए यूज करनी पड़ी ताकि उसको पहले हम डिसलाइन करें और फिर दूसरी डायरेक्शन में अलाइन करें, एंड द सेम गोज फॉर द ऑपोजिट हाफ साइकिल एज वेल। तो हर साइकिल में a part of your energy is being wasted to basically remove the permanent alignment of that material। और यू कैन सी कि जी आपके एक साइकिल में एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं आपकी जो AC सप्लाई होती है, तो उसमें दिस लॉस एक्चुअली क्वाइट बिल्ड्स अप वेरी क्विकली, एंड दिस लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। उसकी वजह से इस लूप को हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं, क्योंकि वो जो लॉस है वो इस लूप के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितना ये वाइडर लूप है उतना ज्यादा आपके एक साइकिल के अंदर उतना ज्यादा लॉस हो रहा है। तो आइडियली व्हाट वी वांट इज कि जो हमारी AC मशीन्स होती हैं, चाहे ट्रांसफार्मर्स हैं या जो हमारे जनरेटर्स मोटर्स हैं, तो उसमें जो हम अपने कोर के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे होते हैं मशीन की कोर के अंदर, हम चाहते हैं कि उसका जो लॉस है वो बहुत कम हो, हिस्टेरिसिस लॉस, क्योंकि उसमें एक साइकिल में जो है ना उसने कभी एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना होता है उस कोर ने, और फिर दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना होता है।
तो अगर उनके लॉसेस ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड इन दिस हिस्टेरेसिस लॉसेस. तो अगेन दैट वाज अ वेरी क्विक ओवरव्यू. आप ये चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे एंड यू विल हैव अ मच बेटर आइडिया. लेकिन ये है कि yeah, so the time is already up, so I am एग्जैक्टली और जो परमानेंट मैग्नेट्स जब आप बनाते हैं तो वहां पे आप चाहते हैं कि जी आपका जो लूप है वो जितना वाइडर हो उतना बेहतर है, क्योंकि व्हाट यू वांट इज कि जी वो मैक्सिमम अपना रिटेन रखें, राइट. तो उस केस में आप चाहते हैं कि आपका लूप जितना वाइड हो उतना अच्छा है, क्योंकि एक दफा जब आपने उसको मैग्नेटाइज किया है तो यू वांट कि जी द मैग्नेट रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि बाद में आपने उस मैग्नेट को यूज करना है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द करंट, तो वहां पे आप उसको चाहते हो को करें. लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर्स के केस में या मशीन के केस में, कि वहां पे आप चाहते हो कि वो ये मैग्नेटाइजेशन को रिटेन ना रखें, क्योंकि आपने उसको एक साइकिल में एक डायरेक्शन में रिटेन करना होता है, दूसरे हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना होता है. तो यू वांट इट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज विदाउट एनी opposition to this phenomena. Okay, so magnetic fields are analogous to electric fields. The Lorentz force is used in many applications, including Hall effect sensors and electric motors. Magnetic fields can be calculated using Biot-Savart law and Ampere's law. Inductance is a way of describing ability of structure to store energy. The most common inductor is a solenoid, which is used in door locks, inductive power transformers, RF communication. Magnetic materials are described by magnetic permeability. Materials with high permeability like ferromagnetics have magnetized domains. So students, that actually concludes this chapter. ठीक है, इसमें जो सारे topics हैं वो हमने cover कर लिए हैं. Let me stop the recording.